खान पान को लेकर जो चिंता अभी के समय में लोगों की है कि किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं खाने पीने के तरीकों में, स्ट्रीट फूड्स को लेकर के, क्योंकि धूल तो कण वहाँ जा रहे होंगे। हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और ये हवा सांस लेने लायक नहीं है। पर्यावरण के मामले में जब भी बात होती है तो हर बार ये कहा जाता है कि कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी बहुत सारे ऐसे प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास दिखते क्यों नहीं है? जब पॉल्यूशन सर पे आ चुका है और तब अगर आप ऐसे इंतजाम करेंगे तो आप पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर नवंबर का महीना जब आता है, दिवाली का समय जब पास होता है, तो एक चर्चा आपको चारों तरफ सुनाई देती होगी, मीडिया में सुनाई देती है, सोशल मीडिया पे सुनाई देती है कि पर्यावरण जो खराब चलता जा रहा है, हाँ, अपना जो आबो हवा है वो खराब होता जा रहा है, वो ठीक कैसे किया जाए, हमारे सांस लेने में जो दिक्कतें होती हैं वो कैसे ठीक किया जाए। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में हैं विक्रांत तोंगर जी। पर्यावरण पे काम करते हैं, एनजीटी पे काम करते हैं, और पूरे नोएडा में कई ऐसे इनके पिटीशन पे एनजीटी ने आदेश जारी किए हैं जिसमें पर्यावरण को संरक्षण करने का जो एक आदेश था वो बहुत कारगर रहा है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में सर। और पहला प्रश्न जी कि ये जो पर्यावरण खराब होने का जो मतलब होता है कि ये क्या होता है? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि माहौल एकदम पीला, सुबह से ही आज पीला है, शायद 350 के पार AQI नोएडा में है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो AQI 350, 400 और सर्दियों में दिल्ली NCR में ये 900 या 1000 तक भी जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और ये हवा सांस लेने लायक नहीं है, क्योंकि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होना चाहिए, जो 350 अभी पहुंच गया। अभी तो शुरुआत है सर्दियों की, फिर दीपावली, उसके बाद और जो पराली जलाई जाती है उसका भी पॉल्यूशन, लोकल पॉल्यूशन सोर्सेज जो हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, गाड़ी हो गई, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो धुंध आप देख रहे हैं, जो दिन में अंधेरा हो रहा है, ये प्रदूषण के वजह से हो रहा है, और ये लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो हम लोग टहलते हुए बात करेंगे ताकि जो हमारा एक चर्चा है वो विस्तार से चलता रहे, और जो हम पर्यावरण को दिखा रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी स्थिति है वो रियलिटी कैमरे पे आ पाए कि पर्यावरण एक्चुअली में क्या खराब होने का मतलब होता है। तो आपने कहा कि सर कि जो धूल के कण है या जो भी है, तो आखिर कारण क्या है कि ये बाहर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ठंड के महीने में ही क्यों दिक्कत होती है? ये देखिए, पॉल्यूशन का लेवल पूरे साल हमारे देश में, खासकर दिल्ली NCR में, बहुत ही एक तरह से बुरी स्थिति में होता है, लेकिन इन दिनों खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। और सर्दियों में ही पॉल्यूशन क्यों होता है? ये सर्दियों में ही नहीं होता, पूरे साल रहता है, लेकिन सर्दियों में हमें ज़्यादा दिखता है, क्योंकि सर्दियों में ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसके मौसम के कुछ कारण हैं। मौसम की वजह से ये ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा की गति कम हो जाती है, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो नॉर्मल दिनों में पूरे साल भर डाइल्यूट हो जाते हैं, इधर उधर बह जाते हैं, दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं, और जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चले जाते हैं या घुल मिल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉल्यूशन के कण हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, चाहे 2.5 है, PM 2.5 है, 10 है, तमाम पॉल्यूशन के जो घटक हैं वो ज़मीन की सतह के आसपास रहते हैं, तो ह्यूमन कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। ऊपर की बजाय वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई देते हैं सर्दियों में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स के ऊपर थोड़ी सी नमी ज़्यादा आ जाती है, हवा का बहाव कम हो जाता है, तो वो डाइल्यूट नहीं हो पाते। इस वजह से सर्दियों में ये हमें ज़्यादा प्रभावित करता है। पर्यावरण के मामले में जब भी बात होती है तो हर बार ये कहा जाता है कि कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी बहुत सारे ऐसे प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास दिखते क्यों नहीं है? जैसे अगर मैं कहूँ कि एनजीटी के इतने सारे आदेश हैं, जैसे पेड़ों के लिए कहा जाता है कि छिड़काव होना चाहिए पानी का, जो भी है, कारगर क्यों नहीं हो पाते वो? देखिए, जहाँ तक प्रयासों की बात है, प्रयास अभी नाकाफ़ी किए जा रहे हैं, और प्रयास तब किए जाते हैं जब ये समस्या सर पर आ जाती है। मतलब सर्दियों में जाकर के हमारी एजेंसी चेतती हैं, इसके लिए एक्टिव होती है, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर रेगुलेशंस को सख्त किया जाता है कि वहाँ से डस्ट ना आए, ओपन बर्निंग पर रोक लगाई जाती है, अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती हैं। जब पॉल्यूशन सर पे आ खड़ा होता है तब, जब पॉल्यूशन सर पे आ चुका है और तब अगर आप ऐसे इंतजाम करेंगे तो आप पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है और ये ओपन एनवायरनमेंट की समस्या। अगर ये इंडोर प्रॉब्लम होती तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ये आउटडोर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में पूरे साल काम ना होने की वजह से पॉल्यूशन पर ये समस्या विकराल होती जा रही है। जैसे आपने कहा कि मतलब ये साफ है कि पर्यावरण का जो चर्चा है वो 2-3-4 महीनों का ना हो, कंटिन्यू पूरे साल किया जा सके, ये भावना। अच्छा, एक जो आपका कहना होता है कि नोएडा या दिल्ली जो है वो एक कटोरे की तरह बन गया हुआ है, इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे हाई राइज सोसाइटीज, हाई राइज बिल्डिंगें होने का कारण पर्यावरण ज़्यादा दूषित होना हो सकता है क्या?
बिल्कुल, देखिए हाई राइज सोसाइटीज़ का भी पूरा इम्पैक्ट बनता है। जब ये कंस्ट्रक्शन होता है तब भी उसकी वजह से डस्ट पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद जब ये बन जाती हैं हाई राइज सोसाइटीज़ तो जो हवा का बहाव है उसको ये तो नॉर्मल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये उसको रोकती है। उस वजह से जो हवा में जो प्रदूषण के तत्व हैं वो आसानी से एक तरह से घुल नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं हो पाते। वो भी एक फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दिल्ली की जो शेप है, जिस तरह से हिमालय के हम सब हिमालयन रीजन में एक तरह से आ रहे हैं, हिमालय हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये जो दिल्ली की जो भौतिक स्थिति है या जो पोजीशन है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि हवा जब आती है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकती है। ये कटोरी की शेप में जिस तरह से ये पूरा इलाका है, लेकिन ऐसा पहले पता नहीं शुरुआत से ही ऐसा है, लेकिन पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था। दिल्ली कोई आज तो बनी नहीं है, तो उसकी जोग्राफिकल कंडीशन तो पहले भी ऐसी थी जब से ये डेवलप हुआ है। तो ये जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उसका सीधा कारण है कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेज़ी से हो रहा है, रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, लोगों को मकान चाहिए, दुकान चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो इन सब कंस्ट्रक्शन और तमाम कारणों से ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है। इसमें दिल्ली की स्थान या कटोरे जैसी शेप है या हाई राइज सोसाइटीज़ को हम इतना सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि हमारे एजेंसीज और हमारे आमजन इसको लेकर सीरियस हों और इसको नियंत्रण के लिए सहयोग करें। आपने वाहनों का नाम लिया, गाड़ियों का कहा, मैंने डाटा एक लिया था कि दिल्ली का या नोएडा में हम बात करें, नोएडा में जो वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 9.5 लाख के आसपास है। तो क्या 9.5 लाख जो वाहन है, हर बार जो वाहनों पे ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हर बार जो है इसी को लेकर के चर्चा की जाती है कि वाहनों का प्रतिबंध हो, तो क्या सिर्फ यही एक कारण है पर्यावरण खराब होने का? मतलब 9 लाख इतने सारे लोगों में या इतनी सारी चीज़ों में 9 लाख वाहन का कितना हो सकता है कंट्रीब्यूशन खराब पर्यावरण के लिए? देखिए, जहाँ तक वाहनों के प्रदूषण की बात है, ये सबसे ज़्यादा इस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिससे ट्रैफिक कंजेशन होता है और लगातार इससे पॉल्यूशन हो रहा है। और आईआईटी कानपुर की भी रिपोर्ट, शीला दीक्षित जी जब सीएम थी दिल्ली की तब भी ये स्टडी कराई गई थी और नई स्टडीज़ तमाम उस अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आ चुकी हैं। सब में ये चीज़ सामने आ रही है कि पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या, और उनमें ये जो गाड़ियों का प्रदूषण है ये भी एक बड़ा कारण उभर रहा है। इसलिए डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियों पर एक समय के बाद एक रोक भी लगाई गई है कि डीजल की गाड़ियाँ 10 साल पुरानी होने पर नहीं आप उनको यूज कर सकते, पेट्रोल की 15 साल। तो ये एनजीटी का आदेश आया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी। तो ये जो पूरा पॉल्यूशन का जो कारण बताया जाता है गाड़ियों को, इस पर अलग अलग राय है। मुख्य तौर पर OD1 और ये सब चीज़ें गाड़ियों पर इसलिए ज़्यादा लगाई जाती हैं क्योंकि गाड़ियों का पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट में हो सकता है 3 से 5% ही गाड़ियाँ कारण हो प्रदूषण की एनसीआर में, लेकिन वो जो पॉल्यूशन है गाड़ियों का वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और कार्सिनोजेनिक भी कह सकते हैं कि उससे कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ियों से जो निकलने वाला प्रदूषण है वो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो डस्ट निकल रही है, मिट्टी निकल रही है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इस पर आवाज़ ज़्यादा उठाई जाती है कि गाड़ियों के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और OD1 लाया जाए या पूरे साल इस पर काम होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए लोगों को, ना कि प्राइवेट गाड़ियों को। अभी एनजीटी का एक आदेश था कि पूरे नोएडा में जितने पेड़ है वो आप ही के पिटीशन पे दिया गया था कि जिस कंक्रीट जो लगाए जाते हैं चारों तरफ उसको हटाया जाए। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे? उससे हो सकता है कि अभी जो, क्योंकि गर्मियों में वो आदेश आए थे, अभी तक काम चल रहे हैं पूरे नोएडा में, वो भी प्रभाव पड़ सकता है क्या पेड़ों को खराब स्थिति तक ले जाने के लिए? देखिए, जब प्रदूषण की बात आती है तो पेड़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है कि अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो तो प्रदूषण कम होगा। लेकिन शहरों में ग्रीनरी के लिए स्थान बचे ही नहीं है। जो थोड़े बहुत ग्रीन बेल्ट्स हैं या पेड़ लगाए गए हैं उनको भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर या डस्ट ना आए या ये गंदा ना दिखे, इसलिए उनको कंक्रीटाइज किया जा रहा है। तो जो थोड़े बहुत पौधे दिखते भी हैं शहरों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे यहाँ रिसोर्सेज की फंड की कमी नहीं होती और उस वजह से पेड़ों को चारों तरफ से कंक्रीट किया जा रहा है। उस वजह से पेड़ों की मौत हो रही है। कई 100 पेड़ हर बार थोड़ा सा तूफान आया, थोड़ी सी तेज हवाई गिर जाते हैं, जिससे प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। ग्रीनरी कम होगी तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये पेड़ प्रदूषण को सोखते हैं, बारिश को बुलाते हैं। तो इसलिए पेड़ों का होना ज़रूरी है। इसलिए कंक्रीटाइजेशन के खिलाफ हम लोग एनजीटी गए और कई हज़ार पेड़ों के आसपास से कंक्रीटाइजेशन कम किया गया है, बाद में उसको हटाया गया है। अब हम हेल्थ की बात करते हैं। बराबर ये चर्चा होती है कि पर्यावरण से बहुत हेल्थ खराब होता है। तो क्या
ऐसा है, कुछ ऐसा देखने को मिला है, कोई ऐसे रिसर्च आए हैं जिससे लग रहा हो कि सीधा सीधा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा हो, कैंसर होने की संभावना है या दमा के रोगियों के लिए कोई दिक्कत हो, ऐसा सीधा सीधा कोई है रिसर्च? तमाम रिसर्च राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुकी हैं जो ये एस्टेब्लिश कर रही है, फैक्ट को एक तरह से स्थापित कर रही हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोग, सबसे पहले तो लंग कैंसर के केसेस बढ़ गए और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे दुर्भाग्यवश ये केसेस और बढ़ेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स सब इस बारे में चेता रहे हैं। वो वीडियोस भी जारी कर रहे हैं कि जब वो आज से 30 साल पहले लोगों के ऑपरेशन करते थे लंग्स के, तो वो लाल दिखता था, पहले वीडियोस भी उन्होंने निकाले। और आज जो लंग्स देख रहे हैं हम 25-30 साल के एक इंसान के भी, वो काले दिखाई दे रही है। सीधा एग्जाम्पल है पॉल्यूशन का। और केवल लंग्स पे ही नहीं, हर हिस्से पर बॉडी के, हर जगह ब्रेन डेवलप नहीं हो रहे हैं बच्चों के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन की बात की, क्योंकि एक 6 महीने के बच्चे का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था आज से कई साल पहले। तो ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके और लंग्स और इन सब पर, पूरे शरीर पर आप देखोगे आंखों में जो जलन होती है, ये क्या स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव नहीं है? सीधा प्रभाव है। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है दिल्ली एनसीआर में, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो इसके सीधे इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर। एक बात ये कि हर बार कुछ न कुछ आदेश आते हैं, पुराने भी आदेश हैं जिसको जो स्थानीय शासन जो होती है, जैसे अगर हम बात करें किसी जिलाधिकारी के लेवल पे बात करें, तो हर काम का काम होता है एनजीटी का या कोर्ट का जो भी आदेश आया वो आप सीधा सीधा आप लोकल जो स्तर का जो प्रशासन होता है वो करता है। वो फेल कहाँ हो जा रहा है? आखिर निर्माण कार्य को लेकर नोएडा में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि AQI जो है लगभग 350 पार कर चुका है। बिल्कुल, फिर भी ये हो रहा है। तो हम लैग कहाँ कर जा रहे हैं उस तरीके की नियमों को लागू करवाने में? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरती। मीडिया में या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी में ये खूब चर्चा होती है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ऑफिस में तमाम चिट्ठी पत्र इस बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की कार्यशैली देखी जाती है तो ज़मीन पे कुछ उलट दिखता है। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से, एक तरह से नियंत्रण होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो इस तरह समय आप पार्क में देख रहे हैं, ये पहले भी किया जा सकता था या सर्दियों के बाद किया जा सकता था जब पॉल्यूशन लेवल थोड़े से कम हो जाए। और ये प्रॉपर बैरिकेटिंग करके आप करिए। आप कई डेवलप कंट्रीज में जाएंगे, पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा ह्यूज कंस्ट्रक्शन है, आपकी तरफ कोई एक धूल का कण नहीं आ सकता, क्योंकि इंतजाम उस तरह किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे नियम बनाए गए, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं होता। तो कमी क्या है? कमी ये है, कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है, स्टाफ हमारे पास कम है, ठीक है, अवेयरनेस की कमी है। हमारे ऑफिसर्स ही कई बार ये कहते फिरते हैं, अरे पॉल्यूशन यहाँ से कहाँ हो रहा है। नोएडा अथॉरिटी के कई ऑफिसर्स कहेंगे हम थोड़ी, ये तो पराली जलाई जा रही है। दिल्ली सरकार कहती है ये तो पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हर एजेंसी अपना पल्ला झाड़ रही होती है। कई एजेंसीज के पास फंड की भी भारी कमी है, नॉलेज की भी कई बार कमी है, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उसके बाद ऑफिसर्स को नॉलेज हो भी गई तो कॉन्ट्रैक्टर्स तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये पूरा एक सभी स्टेक होल्डर्स को, सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, सबको एक साथ बैठना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। जब आप आए तो हमने यही चर्चा किया था, खान पान को लेकर के भी बहुत सारी बात हुई थी। उस पर भी एक बार जरूर बता दीजिए कि खान पान को लेकर जो चिंता अभी के समय में लोगों की है कि किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं खाने पीने के तरीकों में, स्ट्रीट फूड्स को लेकर के, क्योंकि धूल तो कन वहाँ जा रहे होंगे। एक बार उस पर भी बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम पर्यावरण में जो हवा होती है उसकी बहुत बात करते हैं, क्योंकि हम रोजाना 15-16 किलो ऑक्सीजन एक इंसान को, एक वयस्क इंसान को चाहिए होती है, तो उसकी चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन जो हम खाते हैं उस पर हम कितना गौर कर रहे हैं? आप देखिए उसमें कितनी मिलावट है। साथ ही साथ आजकल जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, अनाज उगाया जा रहा है, वो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड है। तो ये भी एक पॉल्यूशन है कि आप मिट्टी में कितना यूरिया, DAP, तमाम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और फिर उनको आप खा रहे हैं। तो केवल हवा के प्रदूषण पे हम सरकार को ब्लेम ना करते रहे, हम भी इस बारे में चिंता करें कि ये जो पॉल्यूशन के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो उस पर भी लगाम हो। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो डस्ट उड़ती है, आप रोड साइड में आप डस्ट देखेंगे, वो सीधे ठेलियाँ जो लगी होती हैं जहाँ खाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो वहाँ आती है। तो ये पूरे साल का प्रॉब्लम है। वो जो डस्ट है वो ऐसा नहीं है हवा में घुल रही है फिर आपके सांस में आ रही है, वो डस्ट सीधे आपकी थाली में भी आ रही है। तो उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ये केवल हवा के प्रदूषण की बात नहीं है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे विक्रांत तोंगर को। विक्रांत तोंगर पर्यावरण के लिए पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं। एनजीटी पे कई इनके पिटीशंस रहे हैं जिनके आधार पर एनजीटी ने बहुत बड़े फैसले सुनाए हैं और उसका पर्यावरण पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। भूजल पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, हिंडन नदी और यमुना नदी पे बहुत प्रभाव रहा है। हमने कोशिश की कि हर उस बात को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाएँ जो आपके जीवन पर, दैनिक जीवन जो आपका है उस पर सीधा सीधा प्रभाव जो आपको पड़ रहा है। हमने कोशिश की उससे सभी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको बताने की, और आशा है कि इससे आप अवेयर होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग अवेयर होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।